हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल आ विद्या में। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का हिस्ट्री, जो कि सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का। और इसका नाम है राजा, किसान और नगर। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव के साथ बताऊंगा कि कहाँ कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कर दिए? चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं कि 16 महाजनपद के बारे में, और ये 16 महाजनपद के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस किस प्रकार यहाँ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाएं थी। यानी कि यहाँ के लोग कैसे, यहाँ के हालात कितने आर्थिक थे, कितने समृद्ध थे यहाँ के लोग, और यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी और सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। ये सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। जैसे कि आप पिछले वीडियो में पढ़े थे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता आई, यानी कि वैदिक काल आए। और वैदिक सभ्यता जो थे वो आर्यों के द्वारा बनाए गए थे। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि वैदिक जो सभ्यता बनाई गई थी वो कैसे, किसके द्वारा बनाई गई थी, तो वो आर्य लोगों के द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद आता है कि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। जैसे कि पीछे आपने पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, वैसा वैदिक सभ्यता नहीं था। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, यानी कि ये एक गांव के तरह था। और ये जो इसकी स्थापना कब से कब तक हुई थी, तो ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चली थी ये सभ्यता। यानी कि वैदिक सभ्यता का जो काल निर्धारण था वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चली थी। उसके बाद वैदिक काल में ही चारों वेद आए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद जो आए थे वो ऋग वैदिक काल में ही आए थे। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है कि चारों वेद किस काल में आए थे, तो ये वैदिक काल में आए थे। और वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद काल आया था और इस काल में ही नए नए नगर बने थे और इसका विकास हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पहला टॉपिक हमारा जो है वो है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता जो थे वो आर्य लोगों के द्वारा बनाई गई थी और ये इसमें चार वेद आए थे। पहला था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद थे। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो चार है। और सब्जेक्टिव में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उन चारों वेदों के नाम लिखें। कौन कौन से चार वेद हैं उनके नाम लिखिए। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद हैं। उसके बाद आगे आता है वैदिक काल। वैदिक काल जो था वो दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म आए थे। और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद था। और इस घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया और उसके बाद फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो कुछ इस प्रकार से इसकी यानी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसके जीवनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था वो 340 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 340 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, तो ये बिहार के एक जिला था, बिहार का पटना, यहाँ पर इसका जन्म हुआ था, जो कि वर्तमान में भी बिहार की राजधानी भी है। और भारत के प्रथम हिंदू सम्राट थे और इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य थे। ये तीनों नाम जो है वो एक ही इंसान का है, यानी कि चाणक्य जो है इसी का नाम, ये तीनों है विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये तीनों एक ही आदमी का नाम है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो उसका जन्म कब हुआ था, तो 340 ईस्वी में हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि भारत के पहले हिंदू सम्राट कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये आप याद रखिएगा। और फिर इसके गुरु कौन थे, तो ये चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये तीनों एक ही आदमी का नाम है। ऑप्शंस में आपको कुछ भी एक दिया हुआ रहेगा, आपको टिक करना है। चलिए उसके बाद अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ। यानी कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि ज्यादातर मौर्य साम्राज्य में मिले थे हमको, तो वो कैसे इसका मतलब अर्थ निकाला था जेम्स प्रिंसेस ने, वो जानेंगे। तो 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बहुत सारे अधिकारी आए थे। उसी अधिकारी में से एक जेम्स प्रिंसेस था और जेम्स प्रिंसेस ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था। तो ये कब आए थे जेम्स प्रिंसेस, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जेम्स प्रिंसेस भारत कब आए थे, तो ये ईस्ट
ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1830 में आए थे। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का प्रयोग शुरू के अभिलेखों, जो बड़े बड़े अभिलेख होते थे और सिक्के होते थे उस जमाने के, उस पर लिखा हुआ, यानी कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया जाता था। जब जेम्स प्रिंसेस को यह पता चला कि अधिकतर यानी कि ज्यादातर अभिलेख और सिक्कों पर प्रिंसेस यानी कि प्रियदर्शनी राजा का नाम लिखा हुआ है, जेम्स प्रिंसेस ने जब गौर किया उन सभी अभिलेखों और सिक्कों को, तो उसमें एक चीज इसको कॉमन लगा कि ये प्रियदर्शनी वर्ड जो है ये सभी में आ रहा है। इसका मतलब ये सारे अभिलेख और ये सिक्के एक ही राजा के द्वारा बनाया गया है। इन्होंने ये चीज कॉमन देखा। तो अब ये इसका अर्थ जाना कि आखिर ये प्रियदर्शनी जो है इसका मतलब आखिर होता क्या है। तो प्रियदर्शनी वर्ड का मतलब आखिर होता क्या है? तो प्रियदर्शनी का मतलब होता है मनोहर मुख आकृति वाला राजा, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि जिसका मुंह सुंदर हो ऐसा राजा। तो ये प्रियदर्शनी वर्ड का मतलब है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा भी जा सकता है, तो आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद आगे का टॉपिक आता है खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया। तो देखिए, पश्चिमोत्तर से पाए गए अभिलेखों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था, यानी कि पश्चिमोत्तर में जितने भी अभिलेख पाए गए थे और सिक्के, उन सभी अभिलेखों और सिक्कों पर खरोष्टी लिपि का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया था। इसलिए इस क्षेत्रों में हिंदू यूनानी शासक शासन करते थे और इसके द्वारा बनवाए गए सिक्के से खरोष्टी लिपि के बारे में जानकारी मिली। मतलब यहाँ पर हिंदू यूनानी शासक शासन करते थे, तो इसलिए यहाँ से हमें खरोष्टी लिपि के बारे में बहुत सारी जानकारी भी मिली। इसके द्वारा बनवाए गए सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्टी में लिखा होता था, यानी कि जितने भी हिंदू यूनानी शासक के यहाँ से सिक्के और अभिलेख मिले, उनमें से दोनों चीजों में उस राजा का नाम होता था, यूनानी में भी लिखा होता था और खरोष्टी लिपि में भी लिखा होता था। उसके बाद इसका अर्थ जानने के लिए, खरोष्टी लिपि का अर्थ जानने के लिए यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों में अक्षरों का मेल किया गया और इस प्रकार से खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला गया। अब हम बढ़ते कि जो हमारी ब्राह्मी लिपि है इसका अर्थ कैसे निकाला गया, यानी कि ब्राह्मी लिपि को कैसे पढ़ा गया। तो देखिए, ब्राह्मी लिपि जो है वो प्राचीन लिपि है, बहुत पुराना लिपि है और आज हम लगभग भारत में जितनी भी भाषाओं को पढ़ते हैं, जितनी भी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, उन सभी का अगर जड़ माने तो ये ब्राह्मी लिपि ही है। 18वीं सदी में यूरोपीय विद्वानों ने भारत के पंडितों की मदद से बंगाली और देवनागरी लिपि में बहुत सारी पांडुलिपियां पढ़ी थी। 18वीं शताब्दी की बात हो रही है और अक्षरों का प्राचीन अक्षरों से मेल किया, यानी कि जो आज की पांडुलिपियां हैं उनको प्राचीन के पांडुलिपियों से अक्षरों से मेल किया गया। वहां के किसने? तो यूरोपीय विद्वानों ने ऐसा किया था। और कई दशकों के बाद जेम्स प्रिंसेस ने यानी कि अशोक के जितने भी अभिलेख और सिक्के थे उन पर इन्होंने सोर्स किया, यानी कि रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद ब्राह्मी लिपि का अर्थ इन्होंने 1838 ईस्वी में निकाला था। तो यहां से हमें यह पता चलता है कि ब्राह्मी लिपि का अर्थ किसने निकाला था? तो जेम्स प्रिंसेस ने निकाला था। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। और कब निकाला था? तो 1838 ईस्वी में निकाला था। उसके बाद अगले टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा कि सिक्के किस प्रकार के होते हैं, यानी कि उस जमाने में जो सिक्के का प्रयोग किया जाता था वो आखिर किस प्रकार का होता था। तो देखिए, ज्यादातर जो सिक्कों का प्रयोग किया जाता था वो किया जाता था व्यापारियों के लिए सिक्कों का प्रयोग किया जाता था, यानी कि जो दूर दराज के व्यापार होते थे, व्यापार करने के लिए जो दूर जाते थे तो वो लोग ज्यादातर इन सिक्कों का प्रयोग करते थे। जैसे कि चांदी और तांबे के आहत सिक्के, ये हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे पहले प्रयोग किए गए थे, यानी कि चांदी और तांबे का सिक्का जो था वो सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयोग किया गया था। जिस समय खुदाई की जा रही थी ये तभी सिक्के हमें प्राप्त हुए थे, मिले थे और इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया है, ऐसा उम्मीद जताया जाता है। इतिहासकार ऐसा सोचते हैं कि ये जो सिक्कों को जारी किया होगा वो किसी राजा ने जारी किया होगा, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि उस समय में जो कुछ अमीर व्यापारी होंगे उन्होंने इस सिक्के को जारी किया होगा, ऐसा अनुमान लगाते हैं इतिहासकार। उसके बाद आगे आता है कि शासकों के नाम और चित्र के साथ सबसे पहले जो ऐसे शासक जिसने कि अपना नाम और चित्र अपने सिक्कों में दर्शाया था वो सबसे पहले हिंदू यूनानी शासक थे जिन्होंने ऐसा किया था। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने सिक्कों पर अपना नाम और चित्र सबसे पहले छपवाए थे। तो हिंदी यूनानी शासक थे जिन्होंने ऐसा किया था। उसके बाद आगे आता है हमारा कि सोने के सिक्के
सबसे पहले जो छापे थे वो थे कुषाण राजा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ये बन सकता है कि सबसे पहले सोने के सिक्के छापने वाले कौन राजा थे, तो कुषाण राजा थे, जिन्होंने कि सबसे पहले सोने के सिक्के छापे थे। और इन सिक्कों का वजन जो होता था और आकार जो होता था वो रोमन सिक्कों के जैसा ही होता था, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि रोमन सिक्कों को कॉपी करके ही ये लोग इन सिक्कों को तैयार किए थे, बनाए थे। और पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में योद्धे शासकों ने तांबे के सिक्के जारी किए थे। पंजाब और हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे योद्धे शासक थे और योद्धे शासक ने तांबे के सिक्के जारी किए थे, और यहाँ से हमें हजारों की संख्या में यहाँ से वो सिक्के हमें मिले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है ये कि सोने के सिक्के सबसे बेहतरीन जो जारी किए थे वो था गुप्त शासक, और गुप्त शासकों ने जारी किया था सबसे बेहतरीन सोने का सिक्का। तो यहाँ से ये वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।